आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लोगों ने पढ़ाई कर ली थी। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि ये फोर्स ऑफ 6 न्यूटन एक्ट ऑन ए बॉडी एट रेस्ट एंड ऑफ मास 1 kg। तो 1 किलोग्राम की एक कोई वस्तु है जो कि स्थिर अवस्था में है, उस पर 6 न्यूटन का बल लगाया जा रहा है। कह रहा है द बॉडी अटेन ए वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर प्रति सेकंड। जब 6 न्यूटन का बल लगाया गया तो उस वस्तु का वेग 30 मीटर प्रति सेकंड हो गया। तो कह रहा है द टाइम फॉर विच द फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी इज। तो समय निकालिए जिस समय तक उस वस्तु पर बल लगाया गया। तो फिर से क्वेश्चन को समझिए। कह रहा है कि एक वस्तु स्थिर अवस्था में है जिसका द्रव्यमान 1 किलोग्राम है, उस पर 6 न्यूटन का बल लगाया जा रहा है, तो उसमें 30 मीटर प्रति सेकंड का वेग आ जा रहा है। तो कह रहा है कितने समय तक वो बल लगाया गया, ये हमसे पूछ रहा है। तो इसको देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो जो हमको दिया गया है वो सारी चीज़ें हम लोग लिख लेते हैं। तो फोर्स यानी बल 6 न्यूटन का लगाया गया है। वस्तु विराम अवस्था में है यानी उसकी प्रारंभिक चाल यानी इनिशियल वेलोसिटी u = 0 है। वस्तु का द्रव्यमान यानी मास m = 1 kg है। और अंतिम वेग यानी फाइनल वेलोसिटी कितना है, 30 मीटर प्रति सेकंड। और हमसे पूछ क्या रहा है कि समय कितना लगा है, कितने समय तक उसमें बल लगाया गया, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, हमको वेग दिया गया है और गति का पहला नियम होता है v = u + at। तो बल हमको दे दिया गया है, तो बल से पहले हम त्वरण निकाल लेते हैं। तो बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, तो त्वरण बराबर बल बटे द्रव्यमान यानी एक्सीलरेशन a = F/m। 6 न्यूटन का बल है और द्रव्यमान 1 किलोग्राम है, तो 6/1 हो गया, तो 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण आ गया हमारे पास। अब गति का पहला नियम लगा देते हैं, v बराबर u + at। तो v हमको दिया है अंतिम वेग 30 मीटर प्रति सेकंड, त्वरण हमको दे दिया है, निकाल लिया गया है 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और t हमको निकालना है। तो अंतिम वेग 30 हो गया बराबर प्रारंभिक वेग 0 है तो 0 रख दिया, प्लस त्वरण 6 है तो 6 रख दिया, और t हमको प्राप्त करना। इसको सॉल्व किया तो t बराबर आ गया 5 सेकंड। 11 का बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि 10 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी प्रोड्यूस इन इट एन एक्सीलरेशन ऑफ 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। कह रहा है एक वस्तु पर 10 न्यूटन का बल लगाया जा रहा है, तो उसमें 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न हो जाता है। कह रहा है द मास ऑफ बॉडी इज, मतलब वस्तु का द्रव्यमान कितना होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो जो जो दिया है उसको लिख लेते हैं और आसानी से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, बल दे दिया है 10 न्यूटन, त्वरण है 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है, तो द्रव्यमान बराबर बल बटे त्वरण हो जाएगा। तो m बराबर F/a = फोर्स 10 न्यूटन, एक्सीलरेशन 1, तो आ गया 10 kg, यानी वस्तु का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 10 किलोग्राम। तो 12 का सी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है ए फोर्स वेक्टर अप्लाइड ऑन ए मास इज रिप्रेजेंटेड एज वेक्टर F = 6i कैप - 8j कैप + 10k कैप। कह रहा है इतना बल किसी वस्तु पर लगाया जा रहा है, तो उसका एक्सीलरेशन यानी त्वरण कितना हो जाता है, 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो कह रहा है व्हाट विल बी द मास ऑफ द बॉडी, तो वस्तु का द्रव्यमान कितना। तो देखिए, F हमको दे दिया है इतना,
एफ इक्वल टू एम इंटू ए होता है, ए हमको दे दिया है तो ए इक्वल टू एफ बाई एम हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर दिया है। बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, तो द्रव्यमान बराबर बल बटे त्वरण। बल है 6i कैप माइनस 8j कैप प्लस 10k कैप। आई जे के, आई हमारा x एक्सिस में, j हमारा k एक्सिस में और x हमारा i एक्सिस में, y हमारा i हमारा x एक्सिस में, j हमारा y एक्सिस में, k हमारा z एक्सिस में। और x y z तीनों एक्सिस एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पर होती हैं। तो जाहिर सी बात है कि 90 डिग्री का कोण होगा तो पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगा। तो पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि शेष दोनों भुजाओं के वर्ग का योग विकर्ण के बराबर, विकर्ण के वर्ग के बराबर होता है। तो हमने आपको बताया था कि जब हम किन्हीं दो, उनके बीच का जो है बलों के बीच का अगर 90 डिग्री पर लगे हों और उनका परिणामी बल निकालना हो तो वो विकर्ण के बराबर होता है, कई बार बता चुके हैं। तो कुल मिला के सब जगह विकर्ण इनका जो है परिणामी होगा, यानी डायगोनल इनका परिणामी होगा। तो हमको डायगोनल निकालना है, तो सब का डायगोनल निकालना है, तो सब का जो ये परिणामी है तो उसका स्क्वायर करते चले जाएंगे। क्योंकि आई जे के कैप तो ये हमारा एकांक सदिश यानी यूनिट वेक्टर है और दिशा बता रहा है, तो इनका मतलब सिर्फ दिशा से है, तो परिणामी का स्क्वायर कर देंगे। यहाँ माइनस है तो माइनस सही से स्क्वायर करेंगे तो प्लस आ जाएगा। तो ये हो गया √6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर अपान 1 हो जाएगा। 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। 1 को हटा दिया है, बार बार नहीं लिखा है। तो ये 6 का स्क्वायर 36 हो गया, 8 का स्क्वायर 64 हो गया, 100 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100 हो गया। तो ये आ गया 200। 200 का मतलब √2 इंटू 10 kg। 13 का सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। कह रहा है कि इन ए रॉकेट फ्यूल बर्न एट द रेट ऑफ 1 kg प्रति सेकंड। एक रॉकेट है, उसमें जो पदार्थ भरा है बारूद, उसके जलने की दर क्या है? 1 किलोग्राम प्रति सेकंड, यानी 1 सेकंड में 1 किलोग्राम जल के खत्म हो जाती है। कह रहा है दिस फ्यूल इज इजेक्टेड फ्रॉम द रॉकेट विद वेलोसिटी ऑफ 6 किलोमीटर प्रति सेकंड। अब ये फ्यूल जो जल रहा है ये रॉकेट के पीछे से 60 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से बाहर निकल रहा है। तो कह रहा है दिस एक्सर्ट ए फोर्स ऑन द रॉकेट इक्वल टू, तो यह जो है कितना बल लगाएगा रॉकेट में, ये हमसे पूछ रहा है। फिर से देखिए, एक रॉकेट है जिसमें जो पदार्थ भरा है जलने वाला, वो 1 किलोग्राम प्रति सेकंड की स्पीड से जल रहा है और रॉकेट का वेग 60 किलोमीटर प्रति सेकंड है। तो कह रहा है कि कितना पृथ्वी को ये रॉकेट कितने बल से ढकेलेगा, या यूं कहें कि रॉकेट कितने बल से आगे की ओर बढ़ेगा पृथ्वी को ढकेल करके। तो ये हमको निकालना है। तो पीछे क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग, तो इसको देखते हैं। तो द रेट ऑफ बर्निंग ऑफ फ्यूल, यानी जो उसमें मसाला भरा है, बारूद भरी, उसके जलने की दर क्या है? किलोग्राम प्रति सेकंड में है। तो किलोग्राम के लिए डीएम, द्रव्यमान के लिए मास, और समय के लिए dt। चूँकि परिवर्तन हो रहा है तो परिवर्तन के लिए dm अपान dt, क्योंकि प्रति सेकंड द्रव्यमान में बदलाव हो रहा है और समय भी प्रति सेकंड बदल रहा है, तो इसलिए दोनों में dd लगा दिया गया, यानी dm अपान dt या डेल्टा m अपान डेल्टा t। तो ये हो गया 1 किलोग्राम प्रति सेकंड, क्वेश्चन में दिया है। एंड वेलोसिटी ऑफ इजेक्टेड फ्यूल, और जो ज्वलनशील पदार्थ जल के बाहर निकल रहा है उसके जलने की दर कितनी है? 60 किलोमीटर प्रति सेकंड। इसको मीटर में बदला तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो 1000 का गुणा कर दिया गया, तो ये आ गया 6 × 10³ मीटर प्रति सेकंड। अब देखिए, जो हमारा बल होता है
तो जो बल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है। आवेग बराबर संवेग परिवर्तन की, आवेग बराबर संवेग परिवर्तन। देखिए आवेग बराबर होता है चेंज इन मोमेंटम, अब आवेग बराबर होता है बल गुणे समय अंतराल। तो अगर हम बल निकालेंगे तो संवेग परिवर्तन बटे समय अंतराल आ जाएगा। तो इसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर आवेग यानी इम्पल्स I इक्वल टू होता है चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी। इम्पल्स I बराबर होता है आवेग जिसको कहते हैं F इंटू डेल्टा टी। तो ये हो जाएगा संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग, तो F बराबर हो जाएगा mv अपान डेल्टा टी, ये हो जाएगा। अब चूंकि चेंज इन मोमेंटम है इसलिए डेल्टा पी है, तो यहाँ भी डेल्टा लगा देंगे, यहाँ भी डेल्टा लग जाएगा। तो dp अपान dt यानी d mv अपान dt हो जाएगा। अब वेग हमको दिया है तो वेग चेंज नहीं हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है? द्रव्यमान, क्योंकि प्रति सेकंड बारूद जल रही है तो उसका द्रव्यमान कम हो रहा है, तो द्रव्यमान के साथ dm/dt लिखा गया है, वेग के साथ नहीं। तो ये हमारा आ गया F बराबर इतना जो हमने यहाँ पे लिखा है। तो ये आ गया, ये वेग हमको दिया है 60 गुणे 10⁻³ गुणे dm अपान dt कितना है, यानी बारूद जलने की दर 1 किलोग्राम प्रति सेकंड, तो 1 रख दिया। तो ये आ गया 60,000 न्यूटन। इसका मतलब 60,000 न्यूटन का बल उस तोप पर लगेगा। तो 14 का बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 15 नंबर क्वेश्चन में देखिए कह रहा है ए सैटेलाइट इज फोर्स फ्री स्पेस स्वीप्स स्टेशनरी इंटरप्लेनेटरी डस्ट एट ए रेट ऑफ dm/dt इक्वल टू अल्फा v। अब देखिए कह रहा है सारे क्वेश्चन उसी तरह रॉकेट से मिलते जुलते हैं, बस एक बार आपको बात को समझ लेना है तो सब कुछ वैसा ही है। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि एक सैटेलाइट है, वो फोर्स फ्री स्पेस मतलब ऐसे अंतरिक्ष में जहाँ बल नहीं लग रहा है वहाँ स्वीप्स स्टेशनरी मतलब कि शांत अवस्था में वहाँ पे तैर रहा है। इंटरप्लेनेटरी डस्ट एट ए रेट ऑफ dm/dt, वहाँ पर क्या है जो प्लैनेट की है इसकी इंटरप्लेनेटरी जो डस्ट है, जैसी बात है कि जैसे प्लैनेट है, जैसे हम रॉकेट दागते हैं तो वैसे ही प्लैनेट जब पृथ्वी से ऊपर जाता है तो वहाँ पर इंटरप्लेनेटरी डस्ट है, मतलब जो प्लैनेट है, जैसे हमारा प्लैनेट का मतलब कि अंतरिक्ष में जो ग्रह है, पिंड है, उनके बीच में जहाँ तैर रहा है तो वहाँ पर डस्ट है। और वो जो इंटरप्लेनेटरी डस्ट है मतलब जो, तो उसके निकलने की रेट क्या है, dm/dt इक्वल टू अल्फा अपान v है। अब ये सब क्या है देखिए, इससे मतलब नहीं है, हमको मतलब है क्वेश्चन का सिद्धांत कॉन्सेप्ट हमको पता है कि नहीं। तो कह रहा है वेयर m इज मास एंड v इज स्पीड ऑफ सैटेलाइट एंड अल्फा इज ए कांस्टेंट, द एक्सेलरेशन ऑफ सैटेलाइट इज। तो dm/dt इक्वल टू अल्फा v है, जहाँ पर जो है m हमारा मास है और v हमारी सैटेलाइट यानी उपग्रह की चाल है और अल्फा हमारा कांस्टेंट है। तो कह रहा है सैटेलाइट का एक्सेलरेशन यानी त्वरण कितना है, ये हमको निकालना है। तो जैसे हम रॉकेट के केस में करते हैं वैसे यहाँ भी करेंगे, बस घुमा दे रहा है बात को, बात वही है। तो यहाँ पर देखिए पंद्रह नंबर क्वेश्चन है, तो इसको देखते हैं। कह रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ मास यानी dm/dt इक्वल टू अल्फा v, यानी द्रव्यमान के बदलने की दर dm/dt इक्वल टू अल्फा v हमको क्वेश्चन में दिया है। रिटार्डिंग फोर्स इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब यहाँ पर देखिए रिटार्डिंग फोर्स लिखा हुआ है,
ये क्यों लिखा है रिटार्डिंग फोर्स का मतलब पीछे से तो फोर्स रॉकेट में जो फ्यूल निकलता है जलने वाला पदार्थ तो रॉकेट की स्पीड बढ़ती है, लेकिन यहाँ क्या स्थिति है कि जैसे आसमान में कोई जहाज जाए तो धुंध रहती है कोहरे की, तो वैसे ही वहाँ अंतरिक्ष में धुंध किस चीज़ की है, जो सैटेलाइट यानी इंटरप्लेनेटरी डस्ट है, जो धूल है ग्रहों की वो वहाँ पर है, तो उसमें रगड़ रही है सैटेलाइट यानी उपग्रह में, जिससे उसका बल लगातार कम हो रहा है, मतलब वेग लगातार कम हो रहा है, तो इसलिए उसको रिटार्डिंग फोर्स कहा गया, यानी गति को कम करने वाला बल। तो रिटार्डिंग फोर्स इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। देखिए जो यहाँ पर है सेम चीज यहाँ पर है, तो यही है आवेग बराबर संवेग परिवर्तन, चेंज ऑफ मोमेंटम। आवेग बराबर संवेग परिवर्तन या बल बराबर संवेग परिवर्तन की दर, क्योंकि आवेग बराबर बल गुणे समय अंतराल होता है। तो जैसे इसमें किए वैसे यहाँ पे, तो यहाँ पे भी तो रिटार्डिंग फोर्स इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम में क्या होगा, dp अपॉन dv इक्वल टू dmv अपॉन dt। अब जो है वेग तो हमको दिया है तो कांस्टेंट है, तो इसका मतलब dm अपॉन dt चेंज हो रहा है, तो इसलिए वेलोसिटी को ऐसे लिख दिया, और रेट ऑफ चेंज इन मास यानी द्रव्यमान के परिवर्तन की दर। तो ये आ गया माइनस v। अब क्यों माइनस v आया, इसलिए माइनस लगाया गया क्योंकि उसमें जो धूल है वो घिस रही है अंतरिक्षों की ग्रहों की धूल, जिससे उसका वेग लगातार घट रहा है, यानी उसमें त्वरण नहीं मंदन हो रहा है, इसलिए मंदन के लिए मंदन बल लिखा है। तो जैसी बात है कि वेग घटेगा तो इसलिए माइनस का चिन्ह लग गया, तो ये आ गया माइनस v इंटू डी एम अपॉन डी टी। जैसे यहाँ है बिल्कुल वैसे ही यहाँ, माइनस केवल मंदन की वजह से लगा, तो ये आ गया माइनस v इंटू डी एम अपॉन डी टी, एल्फा वी है तो एल्फा वी हो गया, तो ये आ गया माइनस एल्फा वी स्क्वायर। ये क्या आ गया, अब माइनस साइन ऑफ v ड्यू टू डिसलेरेशन। देखिए इसने बता भी दिया कि ऋण का चिन्ह इसलिए लगा है क्योंकि मंदन लग रहा है, डिसलेरेशन का मतलब त्वरण घट रहा है। अब देयर फोर एक्सीलरेशन, अब बल हमारा इतना आ गया, रिटार्डिंग फोर्स यानी बल है, तो त्वरण बराबर क्या होगा, बल बटे द्रव्यमान, या बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, तो त्वरण बराबर बल बटे द्रव्यमान। बल कितना है, इतना, तो माइनस अल्फा वी स्क्वायर अपान द्रव्यमान कितना है, एम, यम द्रव्यमान की वस्तु होगी, तो माइनस अल्फा वी स्क्वायर अपान एम आ गया, तो यही हमारा त्वरण होगा। तो 15 का डी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी v1। कह रहा है एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान m है और एक समान v1 वेग से वो मूव कर रही है। इट इज गिवन एन इम्पल्स सच दैट इट्स वेलोसिटी बिकम्स v2। इसको एक इम्पल्स दिया जाता है यानी आवेग दिया जाता है, आवेग बराबर बल गुणे समय अंतराल, तो इस पर लगाया जाता है इस वस्तु पर, तो उसका वेग कितना हो जाता है, v2। तो कह रहा है द इम्पल्स इज गिवन टू, तो कितना आवेग दिया गया है उस वस्तु को, तो आवेग बराबर चेंज इन मोमेंटम यानी संवेग परिवर्तन। इतना अगर आपको बात पता है तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पर देखिए 16 नंबर क्वेश्चन, इम्पल्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, जो आवेग है वो हमारा सदिश राशि है, एंड इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी, और ये संवेग परिवर्तन के बराबर होती है। देखिए संवेग परिवर्तन के बराबर होती है, संवेग परिवर्तन की दर के बराबर नहीं होती। दोनों बातों को समझिए, अगर संवेग परिवर्तन की दर कह देंगे तो वो बल के बराबर होता है, बल बराबर संवेग परिवर्तन की दर, लेकिन हम आवेग बराबर कहेंगे तो संवेग परिवर्तन केवल कहेंगे, क्योंकि डेल्टा टी आवेग में खुद बल के साथ गुणा में रहता है। तो इन बारीकियों को आप समझिए।
सेम एस एफ इंटू टी वेयर टी इज 60। तो कहने का मतलब बल गुणे समय अंतराल यानी आवेग। तो इम्पल्स इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम, तो अंतिम माइनस प्रारंभिक, तो यम v2 माइनस यम v1, ये अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग, तो यम v2 माइनस v1 आ गया। हमेशा देखिए अंतिम में प्रारंभिक घटाना है। जब क्वेश्चन एनसीईआरटी के करा रहे थे तो प्रारंभिक में से अंतिम घटा दिया था, हमने आपको बताया था कि ये गलत किया है, आप सही याद रखिए, क्योंकि कभी कभी दिशा पूछता है तो फिर चिन्ह में गड़बड़ी आ जाती है। तो आप दिमाग में अपने बैठा लीजिए कि अंतिम में से प्रारंभिक घटाना। तो ये हमारा आ गया 16 का डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है ए 600 kg रॉकेट इज सेट फॉर ए वर्चुअल फायरिंग। एक 600 किलोग्राम की रॉकेट है, उसको सेट किया गया है वर्टिकल फायरिंग के लिए, वर्चुअल नहीं वर्टिकल, यानी पृथ्वी से 90 डिग्री कोण पे ऊपर जाएगी। इफ द एग्जैक्ट स्पीड इज 1000 मीटर पर सेकेंड, यदि उसके ऊपर उड़ने की जो प्रारंभिक चाल है वो 1000 मीटर पर सेकेंड है। द मास ऑफ द गैस इजेक्टेड पर सेकेंड टू सप्लाई द थ्रस्ट नीडेड टू वर्क ऑन द वेट ऑफ रॉकेट। कह रहा है कि अगर 1000 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से शुरू हुई है वो ऊपर को उड़ने को, तो कह रहा है उसमें जो बारूद भरी गई है, जलने वाले पदार्थ भरे गए हैं, तो वो किस दर से जल करके पीछे को निकलना है। देखिए कितनी बार वही क्वेश्चन आ चुका है, इसीलिए कहते हैं कि अगर आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहेंगे तो काम आपका बहुत आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को लगाया गया है, तो थ्रस्ट इज द फोर्स विद विच द रॉकेट मूव्स अपवर्ड गिवन बाय। तो जो थ्रस्ट है, जिसको उत्प्लावन बल हिंदी कहते हैं, हिंदी में वो बल है जिससे पृथ्वी छोड़ करके रॉकेट ऊपर की ओर जाता है। तो हमने बताया है आपको कि आवेग बराबर संवेग परिवर्तन, बस इतना याद रखिए। तो आवेग बराबर संवेग परिवर्तन हो जाएगा, यानी F इंटू डेल्टा टी इक्वल टू डेल्टा पी हो जाएगा, यानी F इंटू डेल्टा टी इक्वल टू डेल्टा एम इंटू वी हो जाएगा। वी कांस्टेंट है, क्वेश्चन में दिया है, तो जाहिर सी बात है कि द्रव्यमान जल रहा है, जो गैस का द्रव्यमान है, बारूद का द्रव्यमान है, वही परिवर्तन होगा। तो ये आ जाएगा F इक्वल टू वी को इधर लेते हैं, तो V इंटू डेल्टा एम अपान ये डेल्टा टी। अब छोटे पैमाने में होगी तो इसी को dm बाई dt लिख देंगे। तो यहाँ पर देखिए F इक्वल टू V की जगह ये U लिखा है क्योंकि प्रारंभिक वेग है, तो U ही लिखना चाहिए। तो U dm बाई dt हो गया। वस्तु का द्रव्यमान में कितना दर से गिरावट हो रही है, तो 10 मास ऑफ गैस इजेक्टेड पर सेकंड टू सप्लाई द थ्रस्ट नीडेड टू ओवरकम द वेट ऑफ द रॉकेट। जब ये इतना आ गया तो ये कह रहा है कि कितना द्रव्यमान से वो पीछे का जो मैटर है वो निकल रहा है, यानी डेल्टा एम अपान डेल्टा टी हमसे पूछ रहा है, या यूं कहें डीएम अपान डी टी पूछ रहा है। तो एफ अपान ये यू इधर आ जाएगा, यू कहें अभी, तो एफ अपान यू आ गया। अब बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है, तो एम इंटू ए हो गया अपान यू इक्वल टू, या यूं कहें डीएम अपान डी टी इक्वल टू एम हमको दिया है 600 न्यूटन 600 ग्राम किलोग्राम गुणे त्वरण हमको दिया है 10 और वेग दिया है प्रारंभिक 1000 मीटर पर सेकंड। तो ये हमारा हो गया 6 किलोग्राम प्रति सेकंड। इतना जो है दर से उसमें जो पदार्थ भरे हैं वो जलकर के बाहर निकलेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 18 करेंगे हम लोग। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन में त्वरण नहीं दिया है, तो चूंकि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को छोड़ के जा रहा है तो पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रखा गया है। तो इन बारीकियों को आप समझिए। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। ये न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो है, न्यूटन की गति का तृतीय नियम,
उस पर आधारित क्वेश्चन है। तो कह रहा है रिजिट बॉल ऑफ मास m स्ट्राइक ए रिजिट वॉल at 60 degree and get reflected without loss of speed as shown in the figure. The value of impulse imparted by the ball on the ball will be. कह रहा है एक यम द्रव्यमान की गेंद है, वो इस दीवार से टकराती है नॉर्मल से 60 डिग्री के कोण पर। नॉर्मल मतलब इस दीवार के जो 90 डिग्री का कोण है उससे 60 डिग्री के एंगल पर टकराती है और टकरा करके निकल जाती है बिना वेग का नुकसान हुए, यानी वेग जितना पहले था उतना अब भी है। तो कह रहा है कि इम्पल्स कितना होगा, यानी इसमें आवेग कितना उत्पन्न होगा। ये हमसे पूछ रहा है, बहुत ही आसान है। संवेग परिवर्तन बराबर आवेग होता है। अगर इतनी बात पता है, शुरू से यही हम लोग करते चले आए हैं, तो अब आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए बहुत जटिल तरीके से दिया है, तो हम आपको बहुत साधारण रास्ता बता दे रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए ये 60 डिग्री के कोण पर टकरा रहा है, तो 60 डिग्री का कोण है तो पास में काश सामने साइन, तो ये आएगी जो उसमें द्रव्यमान भी है पिंड में और वेग भी है। तो द्रव्यमान और वेग दोनों हो तो संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग होता है। तो ये जो इधर से ऐसे टकराएगी तो इधर एक घटक बनेगा, एक घटक इधर बनेगा। तो पास में काश सामने साइन बताया था, तो एक घटक ये हो गया संवेग का mv cos थीटा और एक घटक ये हो गया संवेग का mv sin थीटा। ये आने पर है। अब जाने पर देखिए, जाने पर ये फिर 60 डिग्री का कोण होगा, तो ये cos थीटा इधर जाएगा, sin थीटा इधर। तो आने वाले घटक का भी cos थीटा इसमें गया mv cos थीटा, और जाने वाले का भी ये घटक इसमें गया mv cos थीटा। तो दो घटक गए आने जाने के दोनों के, तो ये हो गया 2mv cos थीटा, 2mv cos थीटा। और ये देखिए ऊपर को है या नीचे को है, दोनों बराबर हैं, तो एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, यानी ये ऊर्ध्वाधर वाला कंपोनेंट ये खत्म हो जाएगा, केवल ये बचेगा। तो 2mv cos थीटा हमारा चेंज इन मोमेंटम हो गया, यानी संवेग परिवर्तन हो गया। तो ये आ गया 2mv cos थीटा, ठीक ना। तो ये 2mv cos थीटा 60 डिग्री है, तो cos 60 का मान होता है 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, तो mv आ जाएगा। तो चूंकि इम्पल्स इम्पार्टेड बाय द बॉल इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉल, चूंकि संवेग परिवर्तन ही आवेग के बराबर होता है, एनसीईआरटी में लिखा है, तो ये जो mv हमारा संवेग परिवर्तन निकला है यही आवेग होगा। तो mv हमारा जो संवेग परिवर्तन है यही आवेग होगा, यानी 18 का ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये देखिए बहुत कठिन तरीके से दिया है, तो इस पर ध्यान न दीजिए, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन निकल आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। कह रहा है बॉडी ऑफ मास m हिट नॉर्मली ए रिजिड वॉल विद वेलोसिटी v एंड बाउंसेज बैक विद द सेम वेलोसिटी, द इम्पल्स एक्सपीरियंस्ड बाय द बॉडी इज। कह रहा है एक यम द्रव्यमान की वस्तु है, वो टकराती है किसी ठोस दीवार से, और टकरा करके जितने वेग से टकराती है उतने ही वेग से वो बाउंस यानी वापस हो जाती है, बैक उछल जाती है विपरीत दिशा में, सेम वेलोसिटी यानी उसी वेग से जिस वेग से टकराई है। तो कह रहा है कि द इम्पल्स एक्सपीरियंस्ड बाय द बॉडी, तो वस्तु के द्वारा कितने आवेग का अनुभव किया जाएगा। सेम जैसे ऊपर है वैसे नीचे है, कोई अंतर नहीं, संवेग में परिवर्तन निकाल लेंगे, वही हमारा जो है आवेग हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 19 नंबर क्वेश्चन, इम्पल्स इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम। ये देखिए चेंज इन लीनियर मोमेंटम, तो ये हो गया mv, पहले वाला mv। आप देखिए यहाँ पर जैसे ये फिगर बना, ये v है वेग v, और ये भी वेग है,
तो आपको दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं। अभी हमने निकाला, ऊर्ध्वाधर घटक खत्म हो जाएगा, नीचे वाला घटक खत्म हो जाएगा। तो ये घटाने जोड़ने का सिस्टम ही ना रखिए, ये घटाने जोड़ने का सिर्फ एक सिस्टम रखिए कि यहाँ पर देखिए वेग, ये एक घटक आएगा, ये ऊर्ध्वाधर वाले तो कैंसिल हो जाएंगे जैसे ऊपर बताया। ये जड़ के 2 mv cos थीटा जुड़ के हो गया था। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ टकरा रही है तो उसका हमको कोण नहीं दिया है, तो सीधा सीधा 2 mv कर दीजिए, ये चक्कर ही मत पालिए। ये cos थीटा इधर आएगा, इसका भी cos थीटा इधर आएगा। और अगर इस तरह करना भी चाहते हैं तो करिए, यहाँ पर mv होगा इसका मोमेंटम, और जो भी जितने भी हैं देखिए एनसीईआरटी में हम लोग पढ़े थे तो हम बता दे रहे हैं आपको, ये v वेग है, v, ये भी माइनस v होगा, ये भी माइनस v होगा, ये भी माइनस v होगा। ये देखिए थोड़ा सा उल्टा बना दिए, ये v होगा, ये आने का है, ये जाने का है, ये माइनस v होगा। तो दिमाग में बस इतना रखिए कि जिधर से टकराएगा उसको पॉजिटिव लेना है, बाकी सबको निगेटिव लेना है। तो ये v के केस में हो गया। अगर वेग के केस में, अगर संवेग के केस में होता तो द्रव्यमान गुणे वेग होता है। तो ये mv हो जाता, ये भी mv हो जाता, माइनस का mv हो जाता, और ये भी माइनस का mv हो जाता, ये भी माइनस का mv हो जाता। तो अब देखिए ये mv, ये वेग इधर को होगा, संवेग इधर को होगा, ये दोनों इधर को होंगे, क्योंकि ये थीटा है ना, तो पास में cos सामने साइन, इसके लिए भी तो cos थीटा का घटक ऐसे जाएगा, इसके लिए भी cos थीटा का घटक ऐसे ही जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन के लिए हम समझा रहे हैं, ये फिगर बना है 20 का, इसलिए इसमें बता दे रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि mv कट जाएगा साइन थीटा वाला, क्योंकि एक दूसरे के विपरीत है, इसका तीर इधर जा रहा है, इसका तीर इधर, लेकिन ये जुड़ जाएंगे। तो चाहे जोड़ के सीधा 2 mv कर दीजिए, चाहे इसमें दिमाग लगाइए, तो क्या हो जाएगा mv। अब मोमेंटम में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन, तो परिवर्तन है तो घटाना पड़ेगा। तो पहले संवेग mv है, बाद में माइनस mv है, तो माइनस mv ब्रैकेट में लिखा। अब परिवर्तन है तो घटाना पड़ेगा, तो घटाने का साइन लगा दिया, चाहे ऐसे समझ लीजिए। तो mv माइनस mv बराबर 2 mv हो गया। तो इस प्रकार से इसको निकालेंगे। ये डायरेक्ट mv करिए ना, हमने बताया तो है आपको। तो इस प्रकार से ये 2 mv हमारा आंसर आ जाएगा 19 का सी। अब 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बीस नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है देख लेते हैं। सब एक ही तरह बात है, बस एक बार आपको सिद्धांत समझ में आ जाए तो सारी बातें समझ में आ जाएंगी। हाँ, ए 0.5 kg ball moving with the speed of 12 मीटर पर सेकेंड। एक कह रहा है कि गेंद है जिसका द्रव्यमान 0.5 किलोग्राम है, 12 मीटर प्रति सेकंड के वेग से वो टकराती है किसी हार्ड वॉल यानी कठोर दीवार से। एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द वॉल, ध्यान दीजिए विद द वॉल यानी दीवार के साथ 30 डिग्री का कोण है, नॉर्मल के साथ नहीं है, परपेंडिकुलर यानी ऊर्ध्वाधर के साथ नहीं है, यहीं पर गलती हो जाएगी। इट इज रिफ्लेक्टेड विद द सेम स्पीड एट द सेम एंगल। अब ये जो है विक्षेपित हो जाती है 30 डिग्री के ही कोण पर और उतने ही वेग पर 12 मीटर प्रति सेकंड। कह रहा इफ द बॉल इज इन द कॉन्टेक्ट ऑफ द वॉल फॉर 0.25 सेकंड। अगर दीवार और गेंद का संपर्क 0.25 सेकंड के लिए होता है तो कह रहा है द एवरेज फोर्स एक्टिंग ऑन द वॉल, तो हमारी दीवार पर औसत कितना बल लगा ये हमको बताना। तो आवेग बराबर संवेग परिवर्तन, बस इसको कंठस्थ रखिए, दिमाग में रखिए। अगर इतनी बात आपको पता है तो कभी गलती हो ही नहीं सकती। अब देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमने आपको बताया था कि अंतिम माइनस प्रारंभिक करना, तो माइनस mv और माइनस अंतिम प्रारंभिक वाला mv हो जाएगा तो माइनस 2 mv आएगा। माइनस 2 mv में जो चिन्ह रहेगा वो चिन्ह हमको बताएगा कि वेग की दिशा बदली है।
तो इन्होंने ऐसे किया है, कोई बात नहीं, आंसर में अगर माइनस प्लस आएगा तो इस बात को ध्यान देना। अब देखिए यहाँ पर, तो अब यहाँ पर दो बातें हैं, इनको समझते हैं फिर हम बात करेंगे। अब इसको देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए अब कोण ये वाला दिया है हमको, जब कोण ये वाला दिया है तो जाहिर सी बात है अब ये cos थीटा होगा, तो mv cos थीटा, क्योंकि पास में cos रखना है, और ये हो जाएगा हमारा mv sin थीटा, इस वाले कोण से, ये ऊपर वाले से। अब इसकी बात करें तो पास में cos, तो ये वाला हमारा हो जाएगा mv cos थीटा, या cos 30 लिख सकते हैं, 30 डिग्री का कोण है, और ये वाला फिर हो जाएगा हमारा mv sin थीटा। तो mv sin थीटा जब दो बार हुआ तो हम इसको सीधा 2mv लिख दे रहे हैं। अब देखिए ये और ये एक दूसरे के विपरीत है और बराबर है, कैंसिल हो जाएंगे, केवल 2mv sin थीटा की वजह से संवेग होगा, संवेग परिवर्तन होगा। तो इसलिए F यानी आवेग बराबर संवेग परिवर्तन, या आवेग बराबर होता है बल गुणे समय अंतराल, तो F इंटू टी इक्वल टू संवेग परिवर्तन यानी चेंज इन मोमेंटम। तो ये आ गया 2mv sin थीटा, तो F बराबर आ गया 2mv sin थीटा पान, ये टी इधर आ जाएगा तो आ गया 2, बाल का द्रव्यमान दिया 0.5 किलोग्राम, वेग दिया है 12 मीटर पर सेकंड, थीटा है sin 30 डिग्री अपान समय दिया है 0.25 सेकंड, तो ये आ गया 48 गुणे sin 30 का मान 1/2 होता है, तो 24 न्यूटन आ गया। 24 न्यूटन का बल ये दीवार अनुभव करेगी। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन करेंगे। अब देखिए 20 नंबर क्वेश्चन तक हम लोगों ने कर लिया है, अब 21 नंबर क्वेश्चन आता है, तो 21 नंबर क्वेश्चन हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।